हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आई बिलीव सब लोग अच्छे से रिजल्ट्स भी अटेन कर पा रहे हैं। सो चैंपियंस, हमारा अभी अभी एक चैप्टर खत्म हुआ था, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनफैक्ट यूनिट खत्म हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज की क्लास से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे करंट क्या है। बेसिकली चार्जेस अब मोशन में आने वाले हैं। अभी तक सब चार्जेस रेस्ट पे थे, अब वही चार्जेस मोशन में आ जाएंगे। तो करंट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे करंट क्या होता है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट के मैकेनिज्म, बेसिकली चार्जेस के फ्लो करने के मैकेनिज्म को समझेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कुछ बेसिक स्टफ डिस्कस करेंगे जो आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है आपके 10th क्लास के सिलेबस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, बट हाँ थोड़ा सा लंबा चैप्टर भी है। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं, काफ़ी तरीके की न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आएंगे। मोर और लेस बहुत सारी अलग अलग शेप्स बनेंगी यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन रजिस्टर सीखेंगे आगे जाके। बट जो बेसिक आइडियाज होंगे, जो बेसिक फंडामेंटल्स होंगे, वो सेम ही रहेंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचे? अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, फील्ड्स के बारे में पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, कैपेसिटर्स पढ़ा। बट एक ही चीज़ कॉमन चली थी, वो क्या था कि चार्जेस वर एट रेस्ट। यहाँ पर चार्जेस जो थे वो रेस्ट पर थे। तो बेसिकली हम स्टैटिक्स की बात कर रहे थे। अब से हम क्या बात करना शुरू कर देंगे? अब हम बात करना शुरू कर देंगे डायनेमिक्स के बारे में। किसका डायनेमिक्स? चार्ज का डायनेमिक्स। तो चार्ज का जब डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो अभी क्या होगा? चार्जेस इन मोशन। अब वो मोशन कैसा हो सकता है? वो मोशन आपका कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन भी हो सकता है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है। अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा, बिकॉज जब कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें करंट मिलता है। बट जैसे ही उसका मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो हमें करंट के साथ साथ फिर मैग्नेटिक इफेक्ट से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाके। अभी सिर्फ कांस्टेंट स्पीड यानी कि हम बात करेंगे स्टेडी करंट के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि करंट क्या है। छोटी डेफिनेशन जो यहाँ पे मेरे माइंड में आ रही है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ रही है, जो चार्जेस आपके पास आ रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ऑफ कोर्स वो रेस्ट पे थे। अभी क्या करेंगे? चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, और जो स्टडी है चार्जेस इन मोशन की इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट is simply defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. अच्छा, चार्ज कैसा होना चाहिए? नेट चार्ज। इसको थोड़ा सा भी हम डिस्कस करेंगे, नेट चार्ज का मतलब क्या है। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is called as current. So the rate of flow of net charge through any cross section of a conductor is called as current. Definitely हम current को यहाँ पे डिनोट करते हैं I से। तो एक बार देख लेते हैं। So current I is simply the rate of flow of net charge. लेट अस से ये कोई क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर का, किसी भी शेप का हो सकता है। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स, कुछ ऐसे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ प्रोटॉन्स, ऑल्दो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, दे आर बाउंडेड विद इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेट अस से मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है जो ऐसे मूव कर रहा है,
तो नेट चार्ज देखा जाएगा कितने नेगेटिव चार्ज जा रहा है, कितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कुछ करंट है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी कुछ करंट है, बट दोनों अपोज करते हुए करंट है, तो इसलिए हम नेट चार्ज की बात करते हैं। डिटेल में और बात करेंगे इसके बारे में, देखेंगे क्या चीज़ कहना चाह रहा है, बट सिंपल अभी बेसिक समझते हैं। सो अभी एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्लासिकल चीज़ों को पढ़ रहे हैं करंट के बारे में। ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो करंट की अगर हम बात करते हैं, सो करंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होगा स्टेडी करंट और एक होगा ट्रांजिएंट करंट। स्टेडी करंट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, चार्ज का कुछ ऊपर नीचे वेरिएशन नहीं आ रहा है, सेम टाइप का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेडी करंट। जैसे एग्जांपल अगर हम एक बात करें, सेल ड्रिवन वॉल क्लॉक है आपके पास, तो उसमें स्टेडी करंट है। एक टॉर्च है आपके पास, उसमें स्टेडी करंट है। अगर आपके पास कोई रेडियो सेट है विच इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय अ सेल और अ बैटरी, उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, स्टेडी करंट मिल रहा है। बट ट्रांजिएंट करंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिएंट करंट में क्या रहेगा, बहुत सारा चार्ज बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर फ्लो कर जाता है, तो दैट काइंड ऑफ करंट इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। एग्जांपल इसमें ले सकते हैं लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब ये बिजली कड़कती है तो क्या होता है, काफ़ी सारा चार्ज लीक होके क्लाउड से अर्थ की तरफ आता है, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ऐसा सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे जो करंट होता है दैट इज ए ट्रांजिएंट करंट। तो करंट अगर स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट, तो हम से कह सकते हैं कि से कुछ टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, दिस इज द टाइम इंटरवल, इसमें चार्ज फ्लो करा है डेल्टा क्यू, द चार्ज फ्लोन, द चार्ज पास्ट। तो हम कह सकते हैं ट्रांजिएंट करंट विच इज ऑल्सो दी स्टेडी करंट विच इज ऑल्सो दी एवरेज करंट इज सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, किस टाइम इंटरवल में फ्लो कर रहा है, उस रेशियो को, यानी कि रेट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली दी करंट, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। आप एम्प्स भी बोलते हैं कई बार इसको, और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, विच इज दी एसआई यूनिट ऑफ द करंट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट की, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं करंट इंस्टेंटेनियस इज सिंपली इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसलिए हमने टाइम इंटरवल को अगेन बहुत छोटा कर दिया। ये कॉमन सी चीज़ है जो आपको हर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है, चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो, चाहे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, चाहे आप इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल रहे हो, हर जगह टाइम इंटरवल को छोटा करने से हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलती है। सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज सिंपली इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। So I instantaneous is equals to dq by dt, the rate of charge with respect to time। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट करंट के बारे में। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, कैसे होंगे वो एक बार ट्राई करते हैं। बट उससे पहले एक और कंसेप्ट, लेट अस से हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे आके बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे आके फिर अगेन कुछ वैल्यू में चेंज आ जाता है। सो लेट अस से ये कुछ क्रॉस सेक्शंस है, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। सो अंडर स्टेडी कंडीशंस जब करंट सेम पास करेगा तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही होगा कि करंट एट सेक्शन ए डैश is simply equals to current along the section B dash is equals to the current along the section C dash। अभी किस पे बेस्ड है, ये सिंपल से कंसेप्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिकॉज जितना चार्ज एंटर करेगा किसी एक सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में, उतना ही तो चार्ज आगे जाएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ से 10 कूलम का चार्ज एंटर कर रहा है और वहाँ पे 20 कूलम का चार्ज बन जाएगा बिकॉज उसका एरिया कम हो रहा है। नो, दिस इज नॉट द केस।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहाँ से पास करेगा पर यूनिट टाइम उतना ही चार्ज वहाँ से भी पास करेगा पर यूनिट टाइम, एंड उतना ही चार्ज क्रॉस सेक्शन सी सी डैश से भी पास करेगा पर यूनिट टाइम। हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर आपका चार्ज सेम पास करेगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेट अस से मान लेते हैं वायर स्ट्रेट ही है, कंडक्टर स्ट्रेट है, एक क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे है, दूसरा क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे है, एंड तीसरा क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे है। इसमें भी अगर स्टेडी कंडीशन है, फिर से अगर नाम दे देते हैं इसको ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनकी ओरिएंटेशन अलग है। तो अगेन ओरिएंटेशन अलग होने से भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी अंडर स्टेडी कंडीशंस। प्लीज़ नोट, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, स्टेडी कंडीशन होनी चाहिए। सो अंडर स्टेडी कंडीशन the amount of current passing through the section AA dash is equals to amount of current through BB dash is equals to amount of current through CC dash। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट, चलते हैं आगे। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैज गॉट डायरेक्शन। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या है करंट की, तो उसको डायरेक्शन को पहले हम समझ लेते हैं। दो तरीके से हम करंट डायरेक्शन को समझ सकते हैं। एक हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, जिसमें हमारे पास क्या है, सिंपली एक कंडक्टर जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं कुछ इस टाइप से। ये कन्वेंशन है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज में हम प्रोटॉन्स को तो ले नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज किसी आयन के फॉर्म में हो सकता है। सो जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, एंड सच अ करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस। हम शुरू से ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो करंट को हमेशा ऐसे लिया जाएगा कि जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वी एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, वो इस तरफ होगा। दूसरा तरीके का करंट जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा वो ही डायरेक्शन बन जाएगी करंट की। सो दैट इज द करंट ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा हम बात करेंगे आगे जाके बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में, वहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन मानी जाएगी करंट की, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन मानी जाएगी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो ऑल्दो दिस करंट हैज गॉट डायरेक्शन, बट इवन दो तब भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सा रीजन जैसे हम समझ सकते हैं, लेट अस से एक करंट मूव कर रहा है 2 एम्पियर का इस डायरेक्शन में, एक करंट मूव कर रहा है इस वायर में, इस कंडक्टर में 3 एम्पियर का इस डायरेक्शन में। दोनों वायर्स के बीच में कुछ एंगल है से 60 डिग्री। तीसरी वायर जो दोनों वायर्स को मिला के बन जाती है, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं ये करंट जो होगा 5 एम्पियर का होगा। यहाँ पे हमने कोई वेक्टर अलजेब्रा को नहीं अप्लाई करा, हमने कोई रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपली हमने दोनों करंट के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दिया। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन भी थी, पर यहाँ पे जो करंट जाएगा वो 5 एम्पियर ही होगा। सो दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज गॉट द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा करंट की यूनिट एम्पियर हम समझ ही चुके हैं, एक बार यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। I is equals to Q/T. So current will be 1 ampere if 1 coulomb of charge moves through a conductor in a time period of 1 second. So 1 ampere is also 1 coulomb per second. टिपिकली जो हमारे घर में हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें जो करंट होता है 1 एम्पियर से लेके 1.5 एम्पियर तक होता है। नॉर्मल जो डिवाइसेस होती है, ये हमारी हाउस होल्ड डिवाइसेस का करंट है। अभी हम लाइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 10⁴ एम्पियर तक का भी करंट आ जाता है, विच इज़ वेरी हाई वैल्यू। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी आप जानते हैं अच्छे से कि करंट फ्लो करता है, तभी हम हमारा ब्रेन सिग्नल्स को दे सकता है, प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स को मूव करने के लिए।
जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में करंट मूव करते हैं वो किस रेंज के होते हैं, वो ऑलमोस्ट 1 माइक्रो एम्पियर की रेंज के होते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर, जो नर्व में सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं। सो अगेन एक बेसिक चीज करंट के बारे में, फिर से चलते हैं आगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज करंट डेंसिटी। इसको देखते हैं क्या चीज है। डिनोटेड बाय अ वेक्टर जे वेक्टर। सो यहाँ पे ये तो समझ में आता है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो समझते हैं इसको है क्या चीज। सी चैंपियंस, करंट डेंसिटी हमेशा किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होगी, एंड वो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, वो पॉइंट लाई करना चाहिए किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, अंदर। तो लेट अस से हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर ले लेते हैं जिसको हम जूम करके देख रहे हैं, कोई पॉइंट है P। सो इस पॉइंट P पे करंट डेंसिटी क्या होगी। सो करंट डेंसिटी कैन बी सिंपली डिफाइंड as the amount of charge flowing per unit time through an area of unit cross section, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन, and that is held normal to the direction, normal to the direction of flow of current। अब सिंपल सा मीनिंग, लेट अस से कोई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज करंट I, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट डेंसिटी J वेक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट I पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड मोर ओवर करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट P। सो लेट अस से कोई पॉइंट है P दैट इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर कहीं लाई कर रहा है, ये हमारा कंडक्टर है। सो कितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइड कर देगा उसको एरिया से, तो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, दैट वुड बी सिंपली करंट डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि वो एरिया शायद परपेंडिकुलर ना हो, किसी एंगल पर हो, तो वो भी देख लेते हैं। सो इफ द एरिया इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, लेट अस से हमारे पास एरिया कुछ इस टाइप से था, करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा जो एरिया है वो कुछ इस टाइप से लाई कर रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये फिर से वही एरिया वेक्टर जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा करते थे, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो गया करंट का डायरेक्शन I। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, करंट डेंसिटी निकालने के लिए सिंपली विल टेक दी करंट डिवाइडेड बाय द एरिया विच इज नॉर्मल। तो अब नॉर्मल एरिया कौन सा होगा, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड शेप में ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल एरिया जिसको मैं AN यहाँ पे कह रहा हूँ, सो करंट डेंसिटी J इज सिंपली इक्वल्स टू करंट I डिवाइडेड बाय A cos थीटा, where normal area is the component of the area which is perpendicular to the direction of current। अगर करंट ऐसे जा रहा है सामने की तरफ, तो इसके जो नॉर्मल होगा एरिया, यानी कि इस एरिया का एक कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट विल बी टेकन एज द एरिया ओवर हेयर। सो ये हो जाएगा A cos ऑफ थीटा। अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट करंट I इज इक्वल टू J इंटू A। अच्छा, हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। सो J इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको देख के आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, दैट करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगेन ये डॉट प्रोडक्ट है, फिर से हमें पता चल रहा है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर
यहाँ पे भी सही कर लेते हैं इसको, मैंने गलती से इसको यूनिट वेक्टर जैसे दिखा दिया। करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। And what is area vector? Area vector is a vector which is normal to the area. तो सिंपल सा कंसेप्ट करंट डेंसिटी का। अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, स्पेशली आपके जो जेई के या नीट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, सीबीएसई भी इसका यूज़ करता है। वहाँ पे हम देखेंगे क्या इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे इनके साथ डील करना है। कंसेप्ट सिंपल रहेगा, आपको बस करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया को चूज करना रहता है। चलते हैं आगे, फाइनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। सो द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इनफैक्ट फ्लो ऑफ करंट हम बोल रहे हैं, बट फ्लो तो चार्ज करते हैं, करंट फ्लो नहीं करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। सो मैकेनिज्म, या इसको ठीक ही कर देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। करंट थ्रू अ कंडक्टर, भाई इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो ही तो हमें करंट मिलेगा। करंट फ्लो नहीं करता है, चार्जेस फ्लो करके जाते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं। चार्जेस फ्लो करते हैं बिकॉज एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पोजीशन में और दूसरी पोजीशन में। इसका हम डिटेल में बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, कौन सी ऐसी डिवाइस है। वैसे आप सही सोच रहे हैं, आप सेल के बारे में बात सोच रहे होंगे या बैटरी के बारे में सोच रहे होंगे, वही डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। पर डिटेल में हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग क्लास में। फिलहाल इसको देखते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम एक कंडक्टर का थोड़ा सा जूम्ड इन वर्जन लेते हैं। ये हमारा कंडक्टर है जिसको हम जूम इन करके देखें। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिनेटली कंडक्टर कौन सा है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, कोई मेटेलिक वायर है। मेटेलिक कंडक्टर कैन बी अ वायर। सो एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पांचवा इलेक्ट्रॉन नीचे, छठा राइट, कुछ एंगल पे इंक्लाइन, कोई ऐसे। तो रैंडमली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबके मोशन की डायरेक्शन जो है रैंडम है, एंड दे आर मूविंग ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज। बिकॉज एक कंडक्टर किसी टेम्परेचर पे, लेट अस से रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या एनर्जी है, तो उस एनर्जी थर्मल एनर्जी है बेसिकली। तो उसके ऐसे इनके पास क्या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, thermal velocity, not electricity, thermal velocity, and these electrons are moving randomly in every possible direction. So हम कह सकते हैं electrons are moving randomly in every possible direction. और ये वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10⁻12 meter per second. Moreover, these electrons are very large in number. 10⁻12 या 10⁻6 meter per second की कुछ velocity होती है, एंड नंबर इनका बहुत ज़्यादा है, 10⁻28 electrons per meter cube. So they are having very high thermal velocity, and at the same time the number density of electrons is very high. But the only thing is कि electrons randomly move कर रहे हैं हर possible direction में। तो हर वो इलेक्ट्रॉन जो राइट की तरफ जा रहा होगा उसके लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इलेक्ट्रॉन होगा जो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज अगेन ज़ीरो हो गया। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हो तो हमें करंट मिल पाए। तो यहाँ पे करंट नहीं होगा जब तक आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लाके अप्लाई नहीं करेंगे। इनकी वेलोसिटीज हाई है, इनका नंबर हाई है, बट इनकी मोशन की डायरेक्शन रैंडम है, जो मोशन इनका कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नो मोशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन एंड हेंस नो करंट। तो इस वजह से कोई भी करंट
नहीं मिलेगा। बट हमें तो चाहिए करंट, तो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लगाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम एक सेल के साथ कनेक्शन करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आएगा। सो फिर से वही कंडक्टर जिसके दो एंड्स के अक्रॉस एक सेल या बैटरी को अटैच करा गया है। इस सेल या बैटरी की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि हम कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, से टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। बट इससे पहले क्या और था, इससे पहले एक बार देख लेते हैं। लेट अस से u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, u4 वेक्टर टिल un वेक्टर आर द वेलोसिटीज। कौन सी वेलोसिटीज, थर्मल वेलोसिटीज। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, थर्मल वेलोसिटीज। with which the electrons are moving। तो अगर हम इसकी एवरेज देखते हैं तो u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। यहाँ पे हमने n इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी, जो कि आ जाती है 0। रीजन भी बिकॉज ये वेलोसिटीज हर इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए अपोजिट होंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, तो आपको नेट क्या मिलने वाला है, एवरेज क्या मिलने वाला है, 0। बट अभी हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई वैक्टर, वेयर स्मॉल ई आप जानते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा फोर्स। एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर साइड। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, थर्मल वेलोसिटी से अब एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, थर्मल वेलोसिटी के ऊपर। पहले तो कुछ वेलोसिटी थी थर्मल वेलोसिटी, अब उसके ऊपर वो एक्सेलरेशन करना स्टार्ट करेगा। हाँ, आपके माइंड में सही चीज़ आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था कि स्टेडी मोशन होता है, नो एक्सेलरेटेड मोशन, आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लेकर आ गए। तो वो डाउट को हम 2 मिनट में बस सॉल्व कर देंगे। अब आप यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि एक एक्सेलरेशन होगा बट अल्टीमेटली नहीं होगा, कैसे आओ देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें v1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा u1 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाउ 1। अभी टाउ क्या है, एक टाइम है बिटवीन 2 सक्सेसिव collisions of the electron। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिला उसको एक्सेलरेशन, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो एकदम से इसकी कोलिजन हो जाएगी धड़म ऐसे करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ। बेसिकली पॉजिटिव आयंस भी यहाँ पे बैठे होंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पर जो एटम बचा होगा वो आयन बन चुका होगा, उस आयन के साथ जाके ये इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा। तो बेचारे को वेलोसिटी मिलने ही वाली थी एक्सेलरेशन की वजह से, बट कोलिजन हो गया, इसकी वेलोसिटी फिर वापस वहीं आ जाती है। और ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी गेन करने की कोशिश तो करते हैं बट एक कोलिजन हो जाता है, उसके बाद फिर वेलोसिटी नीचे, फिर अपनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, फिर भागने की कोशिश करता है, फिर से कोलिजन हो जाता है। तो ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से ही हो रहा है। सो v1 ये आ गया, v2 आपके पास आ जाएगा u2 प्लस a इंटू टाउ 2, v3 आ जाएगा u3 प्लस a इंटू टाउ 3, सब वेक्टर है। ऐसे ही आपके पास vn आ जाएगा un प्लस a इंटू टाउ। अगर हम यहाँ पे भी एक एवरेज लेते हैं, सो v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn होल डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3
टिल u1 होल डिवाइडेड बाय n। अगेन ये सब वेक्टर फॉर्म में है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट ले सकते हैं इनटू τ1 τ2 τn होल डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिर से इस सबका एवरेज ले लिया। तो v1 v2 v3 ये सब वेलोसिटीज का जो एवरेज बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn होल डिवाइडेड बाय n इन वेक्टर फॉर्म इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd ये वाली चीज ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 0 के इक्वल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ वाली चीज बच जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस एक्सेलरेशन, ये आ जाता है टाउ एवरेज। सो दिस इज नोन एज टाउ एवरेज इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम between any two successive collisions of the electrons on an average। on an average कितना टाइम बिताया किसी भी इलेक्ट्रॉन ने किसी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। पहली कोलिजन यहाँ पर हुई, दूसरी कोलिजन यहाँ पर हुई, तीसरी कोलिजन यहाँ पर होगी, तो कितना टाइम बीता इन दोनों कोलिजन्स के बीच में, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज इसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बचता है वो सिंपली ये रिड्यूस होकर आ जाएगा Vd इज इक्वल्स टू A इंटू टाउ। सो Vd इज इक्वल्स टू E बाय M इंटू टाउ। स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस E बाय M इंटू टाउ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन will start to drift towards the positive टर्मिनल। तो सिंपल सा कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बट इसका काम क्या है तो देख लेते हैं एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप विद करंट। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी, वो उसकी ऐसा यूनिट होगी। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से वो एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्शन किया होगा। सो लेट अस से लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा गया है V। तो यहाँ पे स्मॉल n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका कुछ एक एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A। सो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स multiplied by charge on one electron, charge on one electron। so total number of electrons कितने? free electron density multiplied by the volume multiplied by charge on one electron is simply E। तो टोटल चार्ज लेटर से कैपिटल Q, तो कैपिटल Q आपके पास कितना आ जाएगा? कैपिटल Q इज इक्वल टू N, वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ, और चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे E। तो दिस इज द टोटल चार्ज। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा? बिकॉज हमें करंट निकालना है तो दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो चार्ज और एक टाइम। सो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करना है L विच इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस स्पीड से ट्रेवल करना है? ड्रिफ्ट स्पीड से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करना है, तो टाइम हो जाएगा L बाई Vd। सो वी नो वेरी वेल दैट करंट I इज सिंपली इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम सिंपली पुट करते हैं NaLe डिवाइडेड बाई L इंटू Vd, ये ऊपर पहुँच जाएगा। सो करंट I, this L gets cancelled, is simply equals to N E
A V into D. So this is the simple relationship between current and drift velocity. अगर आपको drift velocity पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है, ऑफ कोर्स काफ़ी हाई वैल्यूज होती है इसकी कंडक्टर्स के लिए। अच्छा, हम फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, वो भी हम चेकआउट कर लेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई बिलीव आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। डेफिनेटली हमें न्यूमेरिकल्स भी इस पर ट्राई करने हैं, तो एक काम करते हैं न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं इसके पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून्ड, जब तक आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और हम मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर एंड फिर आगे लेकर चलेंगे अपने कंसेप्ट्स को, देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, पर यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, वेक्टर फॉर्म भी होती है ओम्स लॉ की, वो भी हम ट्राई आउट करेंगे और बढ़ाएंगे अपने कंसेप्ट्स को इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।